ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं जनता के फैसले के बारे में, जहां हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया है। ये बड़ी अपडेट फिलहाल सामने आ रही है। जिस तरीके से रुझानों में परिवर्तन ये सामने आया है, उस बीच ये बड़ी खबर, जहां हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया है। 48 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो तीसरी बार हैट्रिक लगा सकती है अभी तक के रुझानों के हिसाब से। तो हरियाणा बीजेपी कांग्रेस 37 सीटों पर चल रही है हरियाणा में आगे। तो जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर मतगणना जारी है। एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिलती हुई जम्मू कश्मीर में शुरुआती रुझानों में नजर आ रहा है। तो 47 सीटों पर कांग्रेस और एनसी आगे चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक तरफ जम्मू कश्मीर के नतीजे और शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो बहुमत लाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान 48 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। तीसरी बार हैट्रिक लगा सकती है हरियाणा बीजेपी। तो इस बार का जो संकेत है वो साफ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से रुझानों में ये परिवर्तन सामने आया है, ऐसे में थोड़ा सा और इंतजार करना होगा कि आखिर ये जो रुझान है वो पूरी तरीके से नतीजों में क्या तब्दील होते हैं और क्या संदेश उसके बाद जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 47 सीटों पर कांग्रेस और एनसी जम्मू कश्मीर में आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो देखिए लगातार बीजेपी पिछड़ती हुई। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने जरूर पार कर लिया है। 48 सीटों पर बीजेपी फिलहाल अभी आगे चल रही है और तीसरी बार हैट्रिक लगा सकती है हरियाणा बीजेपी। और चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बीच बैठक बुलाई है। देखिए हरियाणा में रुझानों के सामने आने के बाद जेपी नड्डा द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। महासचिवों की बैठक हरियाणा में रुझानों के बीच आने के बाद ये बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि हरियाणा में जिस तरह से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और ताजा रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बना ली है, उसके बाद महासचिवों की ये बड़ी बैठक बुलाई गई है जेपी नड्डा के द्वारा। और देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ रणनीति तैयार की जाती है, क्योंकि देखिए बीजेपी अपनी जीत को लेकर अभी से ही पूरी तरह से आश्वस्त है। अगर कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस के भी अपने बड़े बड़े दावे हैं। कांग्रेस भी लगातार अपनी जीत का दम भर रही है, लेकिन फिलहाल जो ताजा रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी ने बढ़त बना ली है। बीजेपी 47 सीटों से आगे चल रही है। कांग्रेस फिलहाल 36 पर, जजपा का अभी तक खाता भी नहीं खुला है और अन्य के खाते में 7। तो देखिए ये ताजा रुझान हम आपको लगातार बता रहे हैं टेली के माध्यम से। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के ताजा रुझानों के अनुसार बीजेपी हालांकि पिछड़ती हुई 28 सीटों पर अब आई है और कांग्रेस और एनसी 48 पर। और अगर अन्य की बात करें तो यहां पर अन्य के खाते में 10, पीडीपी के खाते में 4। तो देखिए जनता के फैसले में सियासी मंगल किसका होना है वो तो अभी लगभग 12 बजे तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हरियाणा के जो नतीजे हैं वो बीजेपी के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई कांग्रेस और एनसी से। बिल्कुल, देखिए हालांकि ये रुझान है, लेकिन रुझान बहुत कुछ संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब फाइनल नतीजों का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से जो वीवीआईपी सीट्स हैं वहां पर जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो भी दिलचस्प बना हुआ है। अगर हरियाणा की जुलाना सीट की अगर बात करें मनीषा, तो देखिए विनेश फोगाट जो है वो पीछे चल रही हैं, ये सोचने वाली बात है। और क्योंकि हरियाणा में देखिए शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से 62 तक कांग्रेस पहुंच गई थी और उसके बाद अब जो ये परिवर्तन हुआ है, जो मार्जिन कम होते होते 47 और 36 पर अटका है, ये काफी कुछ संदेश दे रहा है। हालांकि अभी फाइनल तस्वीर का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है कि आखिर नतीजों में ये आंकड़े तब्दील होते हैं कि नहीं। लेकिन अगर अभी के रुझान के हिसाब से समझें तो जम्मू कश्मीर में भी देखिए जो स्थिति बन रही है कि 28 पर बीजेपी सिमट रही है, लेकिन इसी के साथ अन्य के खाते में भी 10 जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अन्य की भूमिका इसलिए भी मनीषा जम्मू कश्मीर में अहम हो जाती है, देखिए क्योंकि हम लोगों ने देखा लोकसभा चुनाव में किस तरीके से निर्दलियों ने जो बड़ा खेल किया है। कहीं ना कहीं बारामूला सीट पर जो नतीजे सामने आए थे लोकसभा में, वो सभी को दंग और हैरान करने वाले थे कि आखिर 2 लाख के मार्जिन को क्रॉस किया गया था। ये दिखाता है कि निर्दलीय भी वहां पर अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये जो समीकरण सेट वहां पर फिलहाल जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है वो काफी कुछ संकेत दे रहा है इस दिशा में कि कहीं ना कहीं जो आवाम है वो जागरूक रही है, लेकिन अभी आवाम ने अपनी पूरी
पिक्चर नहीं दी है, यानी कि अभी वोटों की गिनती हो रही है और ऐसे में जो फाइनल वर्डिक्ट होता है उसी का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस को गठबंधन करना देखिए लाभदायक साबित हो रहा है क्योंकि 48 तक पहुंच गई है। तो देखिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ तपोष पाल बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, दिनेश सिंह गेट राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत। और शुरुआत दिनेश सिंह गेट जी आपके साथ, क्योंकि जो अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं और हरियाणा की क्योंकि तस्वीर बदली है, जो शुरुआती रुझान हमने देखा कि 62 तक कांग्रेस पहुंच गई थी, अब ये मार्जिन कम होता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी ने बढ़त बनाई है। क्या संकेत और कितना हद तक परिवर्तन फिलहाल होने की संभावना? जी आप सभी को प्रणाम। देखिए इसको मतलब जैसे कहते हैं कि जैसे कि करीब पिछले अगर 2-3 चुनाव अगर देखे जाए तो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें देखिए कि उनमें चुनाव का मतलब जो जीत और हार का जो अंतर जो था वो सीट्स का करीब करीब मान के चले कि 5000 वोट से नीचे नीचे था। अब उसमें देखिए जैसे कि इस बार की जैसे कि एक चीजें बिल्कुल मतलब स्पष्ट है कि जनता ने जो मैंडेट दिया है तो बिल्कुल एक तरफा का मतलब कि बड़ी पार्टीज की तरफ, कांग्रेस वर्सेस भाजपा। तो उसमें सिर्फ चले कि जो जैसे कि वोट जो गए तो ज्यादातर दोनों बड़ी पार्टीज को गए हैं और बाकी जो पार्टीज को एक तरह से कि मतलब वो सिर्फ वोट काटने वाली साबित होंगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे अन्य कोई दल हो, क्योंकि उनको इस तरीके से मतलब कोई खास लंबा चौड़ा जो है उसमें उनका वजूद जो है नजर नहीं आ रहा। और ना जैसे कि बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल मतलब इन तीनों जो परिवार जो थे तो इनकी लेगेसी जो है बहुत बड़ा कुछ काम करती नजर आ रही है। तो इसी को देख के अगर चले और दूसरा देखिए नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की थी जवान पहलवान किसान, तो उसके बारे में देखिए जैसे कि जो पीएम मोदी की रैली रही उसके बाद में और अमित शाह जो है उनके जो बयानात रहे तो उनको लेकर के बाद में जो है बहुत ज्यादा जो अंतर जो फर्क पड़ा, जो नैरेटिव जो सेट किया था कांग्रेस के द्वारा, उसमें फर्क ये पड़ा कि जैसे कि इन लोगों ने बताया था कि जैसे कि कांग्रेस जैसे है तो कांग्रेस ने ये बताया कि ठीक है कि यहाँ पर इन लोगों ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर रखा है और उसके खिलाफ जो नैरेटिव जो बनाया गया, तो उसमें जैसे कि 2-3 जो बड़ी रैली थी उसमें एक तरह से जैसे बताया गया जैसे कि अपने जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं या मतलब है कि प्रतिपक्ष जो है इनके जो अपने जो स्टेट्स हैं उसमें किसानों के लिए कितना कार्य किया कितना नहीं कार्य किया, तो उसमें एक तरह से कहीं ना कहीं जो है वो चीजें पिछड़ गई। और दूसरा देखिए किसानों के अलावा जैसे कि जवान जो था, क्योंकि जवान मतलब एक तरह से बहुत बड़ा रोल ये 2-3 जो फैक्टर्स इन्होंने किया, तो उसमें लेकर के मतलब ये तीनों फैक्टर्स की वजह मान के चले केंद्र के मुद्दे थे और इनको लेकर के 5 सीट जो है भाजपा को गंवानी पड़ी। 5 सीट मतलब 5-5 हो गई थी दोनों की, भाजपा और कांग्रेस की लोकसभा चुनाव जो 2024 के रहे। तो उसको लेकर के जैसे कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि जो लोग यहाँ पर किसानों की और जवानों की बात करते हैं तो वही जब जम्मू कश्मीर में उस पार्टी का साथ देते हैं जो कि पत्थरबाजों को बाहर निकालने की मतलब एक तरह से जो है मतलब पैरवी करती है और उनके साथ खड़ी होती है। तो उस तरह की चीजें लेके कहीं ना कहीं चेंजेस देना है। और दूसरा देखिए जैसे जो 25 सीट्स पे करीब करीब 5000 वोट का अंतर रहा, तो उसमें ये मान के चले कि जैसे कि जो एक तलवार की धार पे चल करके जीत और हार तय हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे वोट काटने वाला अगर एक सदस्य कोई जैसे कि एक पार्टी का और वो कहीं ना कहीं 2-3-4 हजार वोट अगर लेके चला गया, तो उसमें देखिए वहीं ना कहीं मार्जिन जो है वो किस तरफ चला गया, कहाँ चला गया। और वोट दोनों पार्टीज के कटे, भाजपा के भी कटेंगे इस बार और जो कांग्रेस उसके भी कटेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने कहीं मान के चले अगर जिसके वोट अगर 6000 वोट काट लिए तो निर्णायक भूमिका में कौन रहे क्या रहेगा वो देखने की बातें जो है वो पता लग जाएंगी। और दूसरे देखिए अभी जैसे कि धीरे जैसे कि मॉर्निंग में जो था तो सुबह जैसे कि जो रुझान जो आ रहे थे तो उसमें देखिए कि क्लियर था कि 60 के आसपास कांग्रेस पहुंची थी, लेकिन बाद में जैसे धुन चढ़ती चली गई तो वैसे धीरे धीरे पलड़ जो है भारी भाजपा का होता चला गया। तो अभी देखिए बहुत और बदलाव कुछ नजर आते हैं। दिग्गज जो है उनकी सीट पे अभी संशय बरकरार है और मेरा चौंकाने वाले नतीजे इस बार रहेंगे, ये मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ। क्योंकि जैसे कि 2-3 से हम लोग मतलब अलग अलग चैनल्स पे जो कर रहे थे उसके रुझान के तौर पर भी और जैसे आज सुबह से जो चल रही चीजें उसके तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि अपने तरीके से जो जैसे कि बड़े जो मार्जिन के साथ छोटे मार्जिन पे जो हार और जीत तय होगी, उसके अलावा जो बड़े जो मतलब एक तरह से लेगेसी वाले जो खानदान है उनकी जो एक तरह से किस्मत जो है वो जो खुलेगी और किस तरीके से कहाँ तक क्या मामला जाएगा वो देखने वाला और चौंकाने वाला और एक तरह से बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट रहेगा उसका। और अभी देखिए अपने तरीके से कि मुझे लगता है कि जो चीजें जैसे काफी हद तक चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं और सुबह की स्थिति में और आज की स्थिति में जैसे अभी की स्थिति में फर्क पड़ चुका है। उसके अलावा जैसे जम्मू कश्मीर की बात भी जैसे अगर बताएं, जम्मू कश्मीर में भी सेम स्थिति ऐसी थी, सुबह कुछ और था और अभी कुछ और था। तो अभी एक तरह से त्रिशंकु विधानसभा जो उससे भी हम लोग नकार नहीं सकते उसी को लेकर थे।
और जैसे कि सिर्फ और सिर्फ अगर बातचीत हम लोग करें इसकी, जैसे कि हरियाणा की, तो हरियाणा में अगेन वो चीजें हैं कि अपने तरीके से इनकी खुद की अपनी रिफ्ट हो गई, और चुनाव के आखिरी दिन जैसे उस तरीके से अशोक तंवर ठीक का है। कांग्रेस को ज्वाइन करना, वो कितना कमाल कर पाएगा कांग्रेस के लिए। और उसके अलावा शैलजा जी जो है वो अपने तरीके से इनके खिलाफ जा करके, और किसी भी तरीके से कोई जैसे इन्होंने प्रचार के काम में नहीं आई, तो वो क्या कमाल कर पाएगा। और उसके अलावा जैसे कि लास्ट दिन जो है अपने तरीके एक तरह से कहते हैं कि मतलब गोल्डन डे जो था, तो उस प्रचार के दिन भी जो है शैलजा जी सोनिया गांधी से मिलने के लिए गई थी। इसी तरीके से सुरजेवाला वो भी नाराज दिखाई दिए। तो इस तरह की चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस की बढ़त है उसको कहीं ना कहीं ग्रहण ना लगा दें। तो चीजें अभी देखिए कि मतलब एक तरह से सस्पेंसफुल है, लेकिन भाजपा ने बढ़त बना के रखी है, तो उसको अगर यही बरकरार रहेगी तो तीसरी बार देखिए हैट्रिक लगाने से भाजपा को रोकना बड़ा बिल्कुल मुश्किल दिनेश होगा। जी, बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, देखिए ताज़ा रुझानों के अनुसार अगर हरियाणा की बात की जाए तो देखिए बीजेपी ने फिलहाल बढ़त बना ली है, और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो देखिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी का पलड़ा बहुत ज़्यादा हल्का पड़ता हुआ, और यहाँ पर बीजेपी बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी है। ऐसे में ताज़ा रुझानों को किस तरह से देख रहे हैं? और अगर हरियाणा के कॉन्टेस्ट में एक बार फिर से बात की जाए तो देखिए एग्जिट पोल की जो बात की जा रही थी उसमें लगातार कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बढ़त बना के रखी हुई थी और कांग्रेस के फेवर में जा रहे थे एग्जिट पोल, लेकिन अगर करंट ट्रेंड की बात की जाए तो वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ। फिलहाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा के ताजा रुझानों पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे लगता है कि यदि हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में तमाम तरह के मुद्दों पे चर्चा हो रही थी। जहां पर भी आप जाइए, मैं भी हरियाणा में जहां जहां घूमा, लोग तमाम बातें कर रहे थे। तो यदि यह रुझान है और यही परिणामों में बदलता है तो निश्चित रूप से हम ये मानेंगे कि हरियाणा में किसानी का मुद्दा नहीं बना, हरियाणा में महिलाओं का मुद्दा नहीं बना, उनके हक का मुद्दा नहीं बना, हरियाणा में छात्रों का, युवाओं का मुद्दा नहीं बना, हरियाणा में जो जिस तरीके से छोटे कामगारों की बात थी और एमएसएमई उद्योग की बात थी, वह मुद्दा नहीं बना। तो यह अपना स्पष्ट करेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि हरियाणा में जो अभी का ट्रेंड दिख रहा है और जिसमें कांग्रेस की जो सीटें जिस क्षेत्र में आती दिख रही, वो ये दिखा रही हैं कि हरियाणा को के जाटों ने कांग्रेस को स्वीकार किया है। तो उसके अतिरिक्त जो है हरियाणा में कांग्रेस को जो है दलितों का लाभ नहीं मिला है, कांग्रेस को जो है अहिरवाल में उतना लाभ नहीं मिला है, और कांग्रेस को तमाम सारे उन क्षेत्रों में लाभ नहीं मिला है जहां वो सोच रही थी। तो यह तो हरियाणा की स्थिति, तो यानी हरियाणा में जो उम्मीद की जा रही थी, जो जमीनी तौर पे दिख रहा था, आंकड़ा उससे विपरीत है। क्योंकि जब लोगों से आप बात कर रहे थे, महिलाओं से बात कर रहे थे तो वो बात कर रही थी महंगाई की, बेरोजगारी की और दूसरी चीजों की, अपने बच्चों की और भविष्य को लेकर के। लेकिन इस नतीजे ने उसे नकार दिया है। यदि यह नतीजा बदलता है तो निश्चित रूप से उसने नकारा। अब आप जाते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया था, जो इस समय मौजूद है नतीजे, यदि वही आंकड़े बदलते हैं नतीजे में, तो उस स्थिति में इसका मतलब है जो अमन बहाली की बात हो रही थी, जो वहां पे विकास की बात हो रही थी, जो तमाम तरह से कहा जा रहा था पर्यटन बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो वो भारतीय जनता पार्टी के दावों को नकार दिया है। यानी यहां पर कांग्रेस और उनके साथ में जो जमीनी पब्लिक के दावे थे वो नकारे हैं, और वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के उन दावों को नकारा है जो वो कर रही थी वहां के विकास और दूसरी चीजों को लेकर के। तो निश्चित रूप से इस तरह के आंकड़े अप्रत्याशित से लगते हैं, क्योंकि जो चीजें जमीनी तौर पे दिख रही थी वही नतीजों में जो अभी तक का रुझान है उसके मुताबिक नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दे जम्मू कश्मीर में खासा गिनवाए गए थे, राजनीतिक दलों की तरफ से कई बड़े बड़े मुद्दों पर दांव चला गया था, लेकिन तस्वीरों में वो किस तरीके से सटीक बैठता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, हमारे साथ खास मेहमान वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो। वेद प्रकाश जी, देखिए हरियाणा में क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि किसान, नौजवान और पहलवानों के बलबूते जो है कहीं ना कहीं आप लोग परिवर्तन ला देंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी के रुझान है उस पर मायूसियत आई है, या फिर आप लोग को अभी भी उम्मीदें हैं एक बड़ा परिवर्तन होगा? देखिए, जो प्रारंभिक रुझान है वो निश्चित रूप से हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है। जी, अब देखते हैं ये 12 बजे तक
इनका रुझान क्या होता है, कि मैं मानता हूं कि 12 बजे बाद जो सेटल्ड हो जाएगा फिर वो लगभग रुझान वही रहेगा। और मुझे जो लग रहा है इस समय के रुझान को देखकर कि कड़ी टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। ना हम ये कह सकते कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा और ना हम ये कह सकते कि भाजपा को बहुमत मिलेगा। अभी की स्थिति है, अगर ये स्थिति 12 बजे तक भी यही रहती है तो बीजेपी को निश्चित रूप से बढ़त होगी। अब जिस तरह की लीड बताई जा रही है कि कहां किस क्षेत्रों में मिली, क्योंकि मैं तो हरियाणा के एक एक क्षेत्र को जानता हूं, तो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि जो वर्तमान में जो लीड दिखाई जा रही है और भाजपा की जिन क्षेत्रों में जीत दिखाई जा रही है, उन जीत को देखने के बाद जो मेरी आशंका शुरू से ही थी, और मैंने टीवी पर तो नहीं कहा, पर मैंने पार्टी नेताओं के सामने वो रखा था कि भाई जातीय ध्रुवीकरण होगा। अगर आपने जाति ध्रुवीकरण को नहीं रोका तो अंतिम समय हो सकता है आपके हाथ से जीती हुई बाजी निकल जाए। तो जितना मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूं और जितना थोड़ी बहुत लीड मेरे को जानकारी हुई है कि भाई किन किन क्षेत्रों में किस किस पार्टी की लीड है, उससे मेरी ये शंका कुछ पुष्ट हुई है कि जनता के अंदर जाति ध्रुवीकरण हुआ है और जो मुद्दों की बात थी वो पिछड़ गई है और वो कांग्रेस की फेलियर है। मैं इसमें किसी दूसरे को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि भाजपा तो शुरू से ये चाहती थी कि वे मुद्दों से भटकाव होकर जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति, हरियाणा में जाट और गैर जाट की राजनीति हो ताकि भाजपा को लाभ मिल सके। तो वो उनकी अपनी रणनीति थी और उसी रणनीति पर उनका पूरा चुनाव अभियान, पूरा रणनीति नहीं, तो उनकी अगर ये स्ट्रैटेजी थी तो आप लोग इसको रोकने में नाकामयाब हुए, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं उनको दोष कहा दे रहा हूं, मैंने ये कहा कि ये दिख रहा था। ठीक है, और हमारे साथ तपोष पाल बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। तपोष जी, देखिए, अगर हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो हरियाणा में जरूर बीजेपी के फेवर में जाते हुए रुझान, लेकिन वहीं अगर जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो देखिए, धारा 370, अनुच्छेद 370 हटने जैसा मुद्दा, आतंकवाद के खात्मे जैसा मुद्दा और भी अन्य कई ऐसे बड़े मुद्दे थे जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के द्वारा उठाए गए थे, लेकिन फिर भी इस तरह की स्थिति, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कश्मीर के लिए बता दूं, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए हम तो जीते हुए हैं कश्मीर। कैसे जीते हुए हैं? तो धारा 370 हमने खत्म किया, जहां की 2-2 संविधानें लागू की जाती थी, जहां पे पत्थर चलते थे हमारे सैनिकों पे, जहां पे खुलेआम पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, आज भारत के झंडे लहराए जाते हैं। भारत के इन्वेस्टर्स वहां पे है, भारत के लोग वहां पे जमीन खरीद सकते हैं। वहां की जो महिलाएं थी जो कि खुद एक बार शादी करने के बाद अपनी जमीन और प्रॉपर्टी से हाथ खो बैठते थे और उनपे कोई अधिकार नहीं होता था, हमने उसको रिस्टोर किया। तो हम तो जीते हुए हैं। अब कोई भी पार्टी आए, वो तो डेमोक्रेसी के हिस्से है और वहां पे डेमोक्रेसी की जीत हो रही है। पाकिस्तान हारा हुआ है, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड है, बैकफुट पे है। जो लोग वहां पे ये कहते थे कि पाकिस्तान से बात करो, वो हार गए। आज लोकतंत्र जीता है, आज भारत जीता है। हाँ, बीइंग ए बीजेपी पार्टी हमने खराब तो कुछ किया नहीं है। और जो कांग्रेस एनसी, ये 2 पार्टी मिला के आप उन्हें दिखा रहे हैं, आप अगर अलग अलग दिखाइए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है वहां पे। तो हम तो जीते हुए हैं, हम हर क्षेत्र में जीते हुए हैं, हर जगह पे हमारी सफलता है। और इसकी आप आम जनता के पास चले जाइए, वो भी व्याख्यान करेंगे आपको। अभी मैं हरियाणा पे आता हूँ। अभी मॉर्निंग में मैं कुछ डिबेट्स के पॉइंट्स देख रहा था, तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि इन्होंने लास्ट मोमेंट पे सीएम बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मजा चखा दिया मैंने बीजेपी को। अब देखिए उनको मजा मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस को हारना था इसका। क्यों? देयर इज नो शॉर्टकट टू बिकम अ बिग शॉट। इन्होंने पहलवानों को लेके जो एक्सपेरिमेंट किया, एक अच्छा खासा कोच जो कि इनको शिक्षित कर रहा था, उनके खिलाफ इन्होंने लोगों को खड़ा कर दिया। पता नहीं कौन सी गंदी राजनीति कर रहे थे। थोड़ी देर में बात करता हूँ, विवेक पे बैठा हूँ। किसानों को लेके इन्होंने झूठ फैलाया, कहा कि एमएसपी नहीं दी जा रही है और इधर उधर की बातें कर रहे थे। 23 फसलों पे एमएसपी दी जा रही थी और कंटिन्यूअसली दी जा रही थी। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपकी वो जो जातीय ध्रुवीकरण वाली जो स्ट्रैटेजी है वो काम कर गई है, वो ये नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जातीय ध्रुवीकरण किया है, ये स्ट्रैटेजी आपके फेवर में काम की है। मैं खत्म कर दूं।
देखिए 2 बार के बाद तीसरी बार साधारण जीत नहीं होती है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी चीज थी, और ये एंटी इनकम्बेंसी को लेके इतना ज्यादा इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया, वो हारी है। 23 फसलों पे जो एमएसपी आ रही थी वो कंटिन्यूअसली आई है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, जो जातीय ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। देखिए पहली लाइन में मैंने ये बताया, देयर इज नो शॉर्टकट टू बिकम अ बिग शॉट। आज की डेट में राहुल गांधी केवल जातीय समीकरण और तोड़ के सत्ता में किसी तरीके से आना चाहते हैं। जो लोग राजनीतिक मैनिपुलेशन में विश्वास रखते हैं उनको ये लर्निंग है। और देखिए लर्निंग का क्या मतलब होता है? लर्निंग का ये मतलब होता है कि आप उससे कुछ सीखे। इफ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर लर्निंग और योर मिस्टेक, यू विल अगेन गो बैक इनटू द डिक्ट। तो आप फिर से गड्ढे में चले जाएंगे, और गड्ढे में ही पड़े हुए हैं। तीसरी बार के बाद देखिए, पिछली बार तो फिर भी हमें एक तो निर्दलीय का सहारा लेना पड़ा था। इस बार तो क्लियर शॉट है। अब अति आत्मविश्वास पर मत आइए। यूपी की स्थिति भी हम सबने देखी थी, इसलिए अति आत्मविश्वास पे आपको आने से पहले ही मैं रोक देती हूँ। मैं तो कॉन्फिडेंट था, मैं पिछले डिबेट में बताया था आपको। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या तो भाई को हरियाणा की जमीनी धरातल की वास्तविकता नहीं है। इन्होंने कहा 23 फसलों पर हम एमएसपी दे रहे हैं। अरे भाई, जो 23 फसलों पर एमएसपी आप देने का दावा कर रहे हैं, उसमें 8 फसलों का तो एक दाना भी हरियाणा में नहीं होता, हरियाणा में बोई ही नहीं जाती, तो 23 कहां से दे दी? दूसरी बात, जो आपने 14 फसलों पर एमएसपी घोषित की है, जिनमें जूट, मुलादी और नारियल की फसल भी है, जबकि इन तीनों में अगर इनके नायब सिंह सैनी जी के खेत में वो पैदा होती है तो मुझे पता नहीं, हरियाणा के तो किस खेत में पैदा ही नहीं होती, और वो भी 6 अगस्त को घोषित की है, और उसकी एमएसपी की फसल आएगी अक्टूबर के अंदर। तो आपने दे कहां से दी? आज देंगे तो मान लूंगा, मान लो आपकी सरकार आएगी तो आप दे देंगे, ये तो मैं स्वीकार कर लूंगा, पर हमने दे दी है ये असत्य ना बोले। और आपने जहां तक कहा कि पहलवानों का मुद्दा हमने गलत धारणा होने, चलो हम तो झूठे हो सकते, मान लूंगा आपकी बात। क्या दिल्ली पुलिस तो मोदी शाह के अधीन है? उन्होंने जांच की, और उन्होंने जांच करने के बाद उस तथ्य को सही पाया, और कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला छेड़छाड़ यौन शोषण के आरोप में चार्जशीट दायर की, और जब वो गए उसको डिस्चार्ज करवाने के लिए, इसको डिस्चार्ज कर दो, तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि पहलवानों का शोषण तो हुआ था। तो आपके दोनों ही, अगर आप इसको रिजल्ट से जोड़ना चाहते हो, अगर आप जीत से जोड़ना चाहते हो कि भाई अच्छी बात है कि हमने महिलाओं का शोषण, हम तो फिर जीत गए, फिर करेंगे, आपको मुबारक हो, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर आप जिस तरह इन दोनों मुद्दों पर असत्य बोलकर इसको डिफेंड कर रहे हैं, वो आप जीत जाओ, मान लो आपकी जीत को मैं स्वीकार कर लूंगा, ठीक है, पर मैं आपके इन दोनों मुद्दों को कतई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल, आपसे चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। बिल्कुल, सुना हमने आपको, और एक बार फिर से दिनेश सिंह गेट जी का रुख करना चाहेंगे। दिनेश जी, देखिए, कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं और बीजेपी के भी अपने अपने वादे हैं, लेकिन अगर इधर कांग्रेस की स्थिति को लेकर आपसे आपका एनालिसिस जानना चाहें तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में ही कांग्रेस की स्थिति को किस तरह से देखा जाए? क्योंकि देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की स्थिति को देखा जाए तो देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 40 पर चल रही है, कांग्रेस 10 पर है, और हरियाणा में भी कांग्रेस पिछड़ती हुई। स्थिति को लेकर क्या कुछ आपका एनालिसिस कहता हुआ? देखिए, जम्मू कश्मीर से अगर शुरू करूं तो जम्मू कश्मीर में देखिए ऐसे कि मतलब जैसे कुआं प्यासे के पास गया, पैसा कुएं के पास है, इस तरह की स्थिति है। मतलब बैसाखी की एक तरह जरूरत थी इनको, फुटप्रिंट वहां पर इतना इस तरीके से लूज कर रहे थे। गुलाम नबी आजाद के छोड़ने के बाद में वहां पर एक तरह से जमीन जो थी इनकी खिसकती चली जा रही थी, तो इसलिए कोई ना कोई अपने फुटप्रिंट बना के रखने के लिए, अपनी प्रेजेंस बना के रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का इन्होंने गठबंधन किया। तो वो देखिए, अपने आप सरकार बनाना नहीं बनाना, अपने एक तरह 10 सीट इनके आए, तो वो भी एक तरह से बहुत बढ़िया इनको समझे कि अपने तरह से एटलीस्ट है कि जम्मू कश्मीर में इनका फुटप्रिंट है, वहां पर इनकी मतलब प्रेजेंस बरकरार है। तो पहली चीज तो देखिए ये हुई है, सरकार बने ना बने वो तो एक डिफरेंट विषय है। उसके बाद देखिए, अगर हरियाणा पे अगर आते हैं तो हरियाणा में मतलब मान के चले कि मुद्दे जो थे वो लेके जा नहीं पाई, या नैरेटिव जो बनाया वो गलत था, ठीक था, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वो नैरेटिव था उस तरीके से चल नहीं पाया। ये स्पष्ट हो गया क्लियर तरीके से कि यही अगर स्पष्ट मतलब कि बहुमत या आंकड़ा जो जैसे कि अगर छूटी है भाजपा और कांग्रेस जो है उसको मतलब कि जैसे अपनी जैसे कि बाजी, जैसे कि उनको लग रहा था कि ठीक है सरकार इस बार इनके हाथ में रहेगी, और वो अगर नहीं बना पाते तो कहीं ना कहीं देखिए खुद इनकी अपनी चूक भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि
आपस में अगर एकजुटता अगर रहती, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार आपकी मतलब उसमें बताया था अपने वक्तव्य में कि 15% जो वोट शेयर जो था मतलब जैसे कि जेजेपी का, वो किस तरफ जाएगा, तो वो चीजें वही तय करेंगे। क्योंकि एक बार मतलब इस बार एक तरह से जो छोटे जो दूसरे दल जो है उनको एक तरह से पूरे तरीके से नकार दिया गया। और दूसरा जैसे कि दो गठबंधन बीएसपी का और चंद्रशेखर का, तो दलित वोट जो है उनका विभाजन हुआ। और दलित वोट जो है वो एक तरह से कोर वोटर जो थे वो मान के चलने की, जैसे पिछली बार के चुनाव में जो थोड़ा बहुत मतलब बड़ा बढ़ोतरी मेरे ख्याल हुई थी, तो वो एक तरह से कांग्रेस को मिले थे। तो इसी को लेकर के और आपस की जो रिफ्ट जो थी मतलब शैलजा जी के बीच में, गोड्डा जी के बीच में और रणदीप सुरजेवाला के बीच में और अन्य जैसे कि अशोक तंवर पहले नाराज होकर गए थे, फिर वापस पार्टी में आए, लेकिन वो दिल मिले नहीं। मतलब दूर से जैसे कि राम राम करने वाली बातचीत जैसे कि महेंद्रगढ़ की रैली में, और जैसे जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उनको ठीक है मतलब मिलवाने की बातचीत की हुड्डा जी से, लेकिन दूर से उन्होंने उनको नमस्कार किया, राम राम किए, तो वो एक तरह से अपने आप में पब्लिक के बीच में स्पष्ट मैसेज आता है। उसी तरीके जैसे कि एक और रैली के दौरान जैसे कि शैलजा जी और जैसे कि हुड्डा जी बराबर खड़े थे और बीच में राहुल गांधी थे, उन्होंने दोनों के हाथ तो पकड़वा दिए, लेकिन वो हाथ एक तरह से थे कि जैसे दोनों चटपटा रहे हैं छुड़ाने के लिए। तो वो चीजें कहीं ना कहीं देखिए वो चीजें मैसेज नीचे नहीं जा पाया। और आपस में जैसे 72 के आसपास जो सीट्स हैं, 72 के आसपास जो टिकट है, वो हुड्डा जी के द्वारा स्वयं जो है अपने मतलब समर्थकों को बोले या अपने तरीके से दिलवाने का काम किया गया। तो वो दूसरों के बीच में इसका रोष था, चीजें थी। तो आपस में जो मतलब कि जैसे कहते हैं कि इन फाइटिंग जो थी, जैसे कि 4 बर्तन होते हैं तो वो देखिए कहीं ना कहीं होते हैं तो बचते भी हैं, सब चीजें होती भी है, लेकिन वो अगर अंदर अगर घर में बजे तब एक संगीत ठीक है दिनेश जी, बिल्कुल तो ठीक है दिनेश जी, आपकी बातों को हमने सुना। आपके पास फिर से लौटेंगे और वेद प्रकाश विद्रोही जी से भी आपकी बातों पर रिएक्शन लेंगे, पर फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस प्रोग्राम के प्रायोजक है डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर रहे थे जनता के फैसले के बारे में, और आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के मतगणना का दिन है, यानी कि नतीजों का दिन है। ऐसे में रुझानों पर लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनके साथ चर्चा कर रहे हैं। सीधा मेहमानों का ही रुख कर लेते हैं। आपके पास आती हूँ अजय शुक्ला जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की अगर स्थिति की मैं बात करूं तो जो रुझान सामने आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक ये रहा है कि उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है, लेकिन यहाँ पर पीडीपी की स्थिति समझने से विपरीत नजर आ रही है। क्योंकि अगर 2014 के हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी के रूप में पीडीपी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आखिर 4 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है, जो अभी रुझान फिलहाल कह रहे हैं। देखिए दोनों का वोटिंग एरिया एक है और वोटर भी लगभग सिमिलर से हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि एक तरफ जा रहा है तो ये होता है सामान्य तौर पे कि दूसरे का भी दूसरी तरफ ही जाता है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं। तो ये वजह है कि उड़का वाला वोट एनसी की तरफ आ गया। कांग्रेस का जो राहुल गांधी का वहां पर चेहरा था, चूंकि जम्मू कश्मीर में ज्यादा भरोसेमंद था, उसका लाभ मिला है और उसके कारण से ये चीज हुई। जो 370 को लेके एक भ्रम फैलाया गया था कि एक देश एक विधान एक वो एक तो जम्मू कश्मीर की जनता ने झूठा करार दिया है, क्योंकि संविधान में ही यदि 370 है तो 371 भी है, और 71 में जितने राज्य हैं उनमें भी उसी तरह के प्रावधान है लगभग। तो यह समझा जा सकता है कि कहीं पर भी इस तरह की चीजें वहां पर चली नहीं। वहां के लोकल लोगों को लगा है कि शायद 370 खत्म करके उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके हक छीने गए हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कराया गया है चंद पूंजीपतियों का, और इसका प्रभाव जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। तो यह वहां पर एक नैरेटिव। उसके अलावा जो वहां बागवान का समस्या थी
उस समस्या को लेकर भी चीजें आई हैं। तो लोकल जो लोग हैं वो उन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा संजीदा है, वो अपने उसको, और उसी का असर चूंकि लद्दाख में भी पड़ता था, तो आप देखिए लद्दाख में भी इसी चीज को लेकर के विरोध हो रहा है कि जिस तरीके से वहां की प्राकृतिक और दूसरी संरक्षा थी उसे गायब किया गया है, चंद लोगों के पूंजीपतियों और सबको देने के चक्कर में किया गया। तो ये एडजॉइनिंग थे, तीनों एक ही राज्य थे, तो आज टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। वहां पे बाकी चीजें तो देखिए, जो मुद्दे बेरोजगारी के, महंगाई के और सारी चीजों के थे, वो महिला अपराध हो या उसके अलावा दूसरी चीजें हो, जातियों के हो, वो हरियाणा में भी सेम थे और यहाँ पर भी थे। यानी उसका प्रभाव से ज्यादा प्रभाव इन चीजों का है कि अनुच्छेद 370 का मसला है, और जो जिस तरीके से वहां के लोगों के हक छीने गए हैं, जिस तरीके से वहां की जमीनों पे दूसरों को बसाए गए, तो ये मुद्दे ज्यादा वहां पर मुझे लगता है अहम रहे हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी उस ढंग से सफलता नहीं मिली है, और कांग्रेस अलायंस को इसीलिए सफलता मिली है क्योंकि वो उनसे इतर सोच रहे थे। हरियाणा में इसका बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है। तो वो बिल्कुल बिल्कुल यही तस्वीर कहा भी गया, देखिए कांग्रेस की तरफ से। और देखिए इस बीच तस्वीरें जहां पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जश्न मना रही है, क्योंकि फिलहाल हरियाणा में जो बड़ा उलटफेर हुआ है वो बड़ा संकेत दे रहा है और बीजेपी के लिए अच्छी खबर समझी जा रही है। और इसीलिए जो तमाम कार्यकर्ता हैं देखिए वो किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और देखिए सभी के चेहरों पर खुशी है, उत्साह है, जोश है, क्योंकि शुरुआती जो रुझान थे वो मायूस करने वाले थे, लेकिन अब जो परिवर्तन हुआ रुझानों में, उन्होंने कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा ढांढस बनवा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, खासा हरियाणा में। मनीषा बिल्कुल उन्नति, और ये जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साह से भर देने वाली तस्वीरें हैं। देखिए लगातार हम इन तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर कितना ज़्यादा आश्वस्त है और अपनी जीत का परचम लहराती हुई अभी से ही नज़र आ रही है। हालांकि देखिए जो तस्वीर है वो पूरी तरह से 12 बजे तक क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ताज़ा रुझानों के अनुसार बीजेपी अभी 47 पर चल रही है, कांग्रेस 36 पर पिछड़ती हुई। तो बीजेपी कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े को भी पार कर चुकी है, और इसीलिए शायद अभी से ही ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं और बीजेपी में जीत के जश्न का माहौल है। तपोज पाल जी का ही रुख कर लेते हैं। तपोज जी देखिए हरियाणा में तो उत्साह से भर देने वाले रुझान सामने आ गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की देखिए बात की जाए तो देखिए सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनके तो जरूर उभरी है, लेकिन हम एक रणनीति को समझना चाहेंगे कि पहले तो बीजेपी ने कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट्स ही नहीं उतारे, और उसके बाद अब जो नतीजे आते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाले नहीं होने चाहिए बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को भी बहुत पहले से ही पता था कि जो एनसी है यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी रही है। तो ऐसे में आपके इस चुनाव को लड़ने के पीछे की क्या कुछ रणनीति थी, क्या कुछ स्ट्रैटेजी थी? देखिए हमारी स्ट्रैटेजी सेम थी। हमने कश्मीर में विकास किया है, हमने वहां पे सारी चीजों को मुख्यधारा में लेके आए हैं, और जो भी चीजें हमारी डिपेंडेंसी थी उसको हमने दूर किया है। जो लोग राष्ट्रीय चैनल पे हमें ये आरोप लगाते थे कि ये ऐसी पार्टी है कि धारा 370 कभी खत्म ही नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रीय चैनल पे वो वैसे ही ठहाके लगाते थे और जोर जोर से हंसते थे कि यार ये करके दिखाओ फिर बताएंगे। महबूबा मुफ्ती धमकी देती थी कि धारा 370 खत्म करके पूरे इंडिया में आग लगा देंगे। तो आज की डेट में ठीक है, मैं एनसी और कांग्रेस के चुनावी पत्र को लेता हूं। इन्होंने घोषणा किया था, एनसी ने ये घोषणा किया था कि धारा 370 वापस लाएंगे, और कांग्रेस ने ये कहा कि अल्पसंख्यक आयोग बनाएंगे। अब सबसे मजेदार बात ये रहेगी कि वो अल्पसंख्यक मानते किसको हैं, हिंदू को मानते हैं कि मुस्लिम को मानते हैं? अगर देश के प्रोस्पेक्ट में चलेंगे तो आपको मुस्लिम को मानना पड़ेगा वहां पे, और वहां के प्रोस्पेक्ट में चलेंगे तो वहां तो मार मार के आपने हिंदुओं को भगा दिया। तो बनाएंगे अल्पसंख्यक आयोग बना। हम तो अगर उनके पास सत्ता आती है, अभी तो खैर काउंटिंग चल रहा है, इधर भी आ सकता है उधर भी जा सकता है, जो भी है, लेकिन अगर ये स्टैटिस्टिक्स मेंटेन रहते हैं तो वो सत्ता बनाए। और ये जो एनसी और इनके कांग्रेस के जो चुनावी पत्र हैं, जो इन्होंने वायदे किए हैं अपने घोषणा पत्र में, करके दिखाएं। बाकी इनका हमेशा से एक स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान से बात करो। और पाकिस्तान से क्यों बात करें हम? हमारी अपनी देश है, हमारी अपनी नीतियां हैं, हमारी अपनी लीडरशिप है, हम उस हिसाब से चलेंगे। हम क्यों पाकिस्तान से बात करें? पाकिस्तान हमें दिशा निर्देश देगा क्या कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना?
और कश्मीर किसी की बकौती नहीं है, ये भारत का हिस्सा रहा है। हम पीओके को भी लेंगे और वहां भी हम अपने संविधान और भारत का पताका लहराएंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आप तो लोग ना ये अधिकार क्षेत्र से ज्यादा ये जो हमारा- वादे सामने आते हैं वो चिंता का विषय बन जाते हैं। जैसे हाँ, एक जम्मू चीज और कश्मीर बता में जी तपोश जी, देखिए जम्मू कश्मीर में जब राहुल गांधी भी पहुंचते हैं वो स्टेटहुड का को लेकर वो कहते हैं कि हम स्टेटहुड वापस ला कर रहेंगे। 370 की बहाली पर जब वो जिक्र करते हैं एकदम खामोशी रहती है, लेकिन एनसी अपने घोषणा पत्र में इसे मेंशन करती है। ऐसे में पाकिस्तान तक ये बात पहुंच जाती है, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक एजेंडे के साथ है। ऐसे में लगता नहीं है वेद प्रकाश जी कि आप लोग को कहीं ना कहीं अपनी स्थिति जो है स्पष्ट करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं झूठा नैरेटिव जो है आप लोग के खिलाफ भी सेट ना हो? देखिए, ये तो भाजपा का काम है झूठ बोलना और चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश होना। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है? उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जम्मू कश्मीर में जीतने से स्टेटहुड वापिस आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम दबाव बनाएंगे और यदि भाजपा मोदी स्टेटहुड नहीं देंगे तो जब हमारी इंडियन अलायंस की सरकार आएगी तब हम देंगे। तो इसमें कौन सा गलत बात है? बिल्कुल, लेकिन अब- लेकिन और उनके शब्द सुप्रीम ये थे कोर्ट कि एक मिनट। स्टेटहुड वापस ला के रहेंगे। हाँ, मिलेगा, वो ठीक तो कह रहे ऐसे हैं में ना। उनका अधिकार ठीक क्षेत्र कह नहीं रहे है हैं, ना, ये तो मैडम, केंद्र के मैडम, अधीन आता है, अरे ये तो बिल्कुल केंद्र के नहीं है। अधीन आता है। मैडम प्लीज सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकायदा मोदी सरकार ठीक है, ने बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल। और इस बीच कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लगातार उत्साहित होती हुई और कांग्रेस में जीत के जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां कांग्रेसी अपनी जीत का जश्न मनाते हुए, क्योंकि लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़त बना के रखी हुई है। देखिए 48 पर चल रही है ये अलायंस और बीजेपी 28 पर ही फिलहाल सिमटते हुए, पीडीपी के खाते में 4 और अन्य के खाते में 10। तो ये ताज़ा रुझान सामने आने के बाद की तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस अभी से ही अपनी जीत का जश्न मनाने लगी है। और हालांकि अगर देखिए अलायंस में है कांग्रेस, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही मजबूती के साथ खड़ी है। कांग्रेस पीछे पीछे उसका पीछा करती हुई नजर आ रही है और एक बढ़त बना के रखी हुई है दोनों ही पार्टियों ने एक अलायंस में, एक गठबंधन के तौर पर। और अगर हरियाणा में बात की जाए तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें हरियाणा से भी सामने आ रही थी जहां बीजेपी में जीत का जश्न बन रहा था। तो देखिए उन्नति, ये तस्वीरें बहुत कुछ संकेत देती हैं कि अभी से ही जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार बनने की कगार पर। बिल्कुल, देखिए उत्साह फिलहाल देखने को मिल रहा है। और देखिए ये बेहतर भी बात है कि कहीं ना कहीं जो रुझान सामने आ रहे हैं वो संकेत तो बहुत बड़े दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में क्योंकि लगातार एनसी और कांग्रेस काफी ज्यादा आश्वस्त हैं और इसी को लेकर देखिए हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। वेद प्रकाश जी, जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैडम, आपको पता होना चाहिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट दिया है जी कि हम जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापिस करेंगे। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता के नाते ठीक कह रहे हैं कि हम दबाव बनाएंगे, उसको दिलवाएंगे, और अगर ये नहीं देंगे तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ अवमानना का केस चलेगा। इन्होंने स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम विधानसभा का चुनाव का निर्देश किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने, कि 30 सितंबर तक अब हर हालत में आप चुनाव करवाओ। तब 1 अक्टूबर तक वहां चुनाव हुआ, नहीं तो चुनाव कराने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन विद्रोही जी, इधर मेरी सहयोगी उन्नति जो है वो इस बात को लेकर तो जिक्र कर ही नहीं रही ने कि राहुल गांधी ने इस बात को लेकर दबाव बनाया। उन्होंने तो पूरी तरह से एक फर्म स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वो स्टेटहुड वापस ला के ही रखेंगे। मैं आप गलत व्याख्या कर रही हैं। वो ठीक कह रहे हैं कि हम ला कर रहेंगे। वो क्या ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है सर? बिल्कुल, क्यों नहीं है? जब किसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोकसभा इलेक्शन नहीं हो रहा है सर, लोकसभा इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हो रही है। विधानसभा इलेक्शन है, विधानसभा के हिसाब से ही दावे करने चाहिए ना। क्या करूं मैडम, सुनिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट में एक सरकार ने लिखित एफिडेविट दे दिया, वो एक बाउंड है, वो मोदी सरकार को उसको लागू करना पड़ेगा, और नहीं लागू करेंगे तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट आएगा। कैसे लागू नहीं करेंगे? हमारे देश की सर्वोच्च अदालत तो सुप्रीम कोर्ट है ना, और सुप्रीम कोर्ट में लिखित एफिडेविट है सरकार का कि हम लेकिन इसको लागू केंद्रीय गृह करेंगे। मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सही समय आएगा तो स्टेटहुड दिया जाएगा। वो भी इस बात को इनकार नहीं कर रहे। ये ठीक है, ये सही समय
ये तय नहीं करेंगे, क्या कहते हैं अमित शाह जी विधानसभा के तुरंत बाद। ठीक है, आपका तात्पर्य मैं समझ गई सर, आप तात्पर्य ये पूछना चाह रहे हैं कि बीजेपी की मंशा है कि नहीं? उन्नति जी एक लाइन बिल्कुल बिल्कुल, आप रखिए सर, बिल्कुल। विधानसभा के अंदर अगर हमें सरकार हमारी बन जाती है, हम प्रस्ताव पास कर कर केंद्र के पास भेजेंगे। अगर केंद्र उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करवाएंगे, इनको लागू करवा कर दम लेंगे। यही कहा है राहुल गांधी ने। ठीक, व्याख्या करना आपने उनके शब्दों को बेहतर कर दिया, ये भी बेहतर बात है। ठीक है तपोष जी, क्योंकि बार बार आप लोग की मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि आखिर आप लोग स्टेटहुड क्या नहीं दिलाना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही आप लोग पर कि आप लोग मोनोपोली पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा है क्या? जम्मू कश्मीर में तस्वीर, क्योंकि आवाम बहुत ज्यादा आशाबद्ध हुई है और इसीलिए वो अपने घरों से निकली है, मतदान इतना अच्छा खासा हुआ है, तो ऐसे में उनकी जो मंशा है, आप लोग की क्या मंशा है, फिलहाल स्पष्ट कीजिए उसको जरा। देखिए, ज्ञान का घमंड तो सबको है, लेकिन घमंड का ज्ञान किसी को नहीं है। वेद प्रकाश जी की बातों को सुन के यही लगता है। अभी कुछ दिन पहले जब आपने उनसे पूछा था कि हरियाणा की स्थिति कैसे है, तो कहना नहीं, हम मानेंगे नहीं, वो एमएसपी ये है जो है, नहीं मानेंगे सर, मैंने कब कहा है? बोलिए, मैंने नहीं, मैंने फिर आप गलत कह रहे, मैंने केवल कहा था कि एमएसपी पर। ठीक है, मैंने स्वीकार करेंगे, मैंने कब कहा नहीं मानेंगे? ठीक है, चलिए, आज तो तू मैं की बहस का दिन ही नहीं है, आज तो इस बहस का दिन ही नहीं है। ठीक है, चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है तपोष जी, आप अपने शब्दों को खोएंगे। देखिए, अभी आप ये जो है, आपके ऊपर भी मैडम ये चिल्लाना शुरू कर रही है, मेरे ऊपर भी चिल्ला रहे थे, ये झूठ बोल रहे, वो झूठ बोल, सब पूरा दुनिया भर का ज्ञान इन्हीं को है और बाकी पूरी दुनिया जो है निचले स्तर पे। देखिए, दिक्कत यही है, इन्होंने क्या कहा कि नहीं हम सीखेंगे नहीं, ये साथ हमसे कोई मतलब नहीं, हमें ग्राउंड की सबसे ज्यादा अरे ग्राउंड की आपको नॉलेज होती तो आप जीत गए होते, आप क्यों हारे? इसका मतलब ग्राउंड नहीं, ग्राउंड की जानकारी आपको नहीं थी। सिटिंग पहलवानों को लेके आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, हमने इंटरनेशनल कोचेस किए, हमने इंटरनेशनल वकील किए, फिर भी वो हारे। क्यों हार गए? जबरदस्ती राजनीति में उसको पकड़ पकड़ के आप लेके आए। देखिए, किसी भी चीज के अचीवमेंट के लिए 3 मुख्य बातें होती है, प्रोफेशनलिज्म, रिस्पेक्ट एंड परसिवरेंस। वो किस क्षेत्र में काम कर रहे थे? पहलवानी के क्षेत्र में काम कर रहे थे। आप उनको उठा के सीधा सीधा ला के पॉलिटिक्स में ढकेल दिए। क्या हुआ? आपका जनाधार चला गया, आपकी छीछा लीडर हुई है। आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए पहलवानों को लेके क्या है, लड़के लड़कियां सबसे, आप केवल महिलाओं का इशू थोड़ी ना उठाया। और अगर महिलाओं का देखा जाए तो आप केवल मणिपुर पे कॉन्सेंट्रेट करते रहे, आप वेस्ट बंगाल पे कभी नहीं गए। तो महिलाओं के क्षेत्र में तो आप खुद नीचे चले गए। अभी भी जो है आरजेकर की घटना में देखिए, न राहुल गांधी गए, न कांग्रेस का वहां कोई लीडर गया, न इंडी गठबंधन का कोई व्यक्ति गया। आप किस आधार पे बताते हैं कि आप महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं? आप सस्ती राजनीति कर रहे हैं, आप ये एक्सेप्ट करिए, ये दुखद है। और यहाँ पे जो पहलवानों को मणिपुर में मोदी जी गए थे, मणिपुर में मोदी जी गए ऐसे मुद्दे से नहीं भटकना है। मैं दोनों से ही रिक्वेस्ट करूंगी, मुद्दे से नहीं भटकना है। यहाँ पे मणिपुर की बात ही नहीं है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर पे ही रुकिए ना सर। हरियाणा में संदीप सिंह को हटाया था मोदी जी ने। मैं दोनों से ही रिक्वेस्ट करूंगी, हम दोनों ही, आप दोनों से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया मुद्दे पे रहें। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, या मणिपुर को बीच में लाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये कौन है? विद्रोही जी, जब आप बोल रहे थे तो तपोष जी ने बीच में इंटरफेयर नहीं किया था। लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट। मणिपुर में मोदी जी गए थे क्या? ये लाए, मैं नहीं लाया, ये लाए। मणिपुर की क्यों चर्चा चल रही है यहाँ पे? मणिपुर में इलेक्शन नहीं हो रहा है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में बात करिए ना। चलिए ठीक है, आज तू मैं की बहस का दिन नहीं है। प्लीज आप दोनों से ही रिक्वेस्ट है, हमारे साथ खास मेहमान और भी जुड़े हुए हैं। दिनेश सिंह गेट जी, देखिए जो तस्वीर सामने आती है ना, हरियाणा की चाहे बात कर ले, चाहे फिर जम्मू कश्मीर की बात कर ले, कई बड़े मुद्दे थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा में ये कहा जा रहा है कि जातीय ध्रुवीकरण का मुद्दा बहुत ज्यादा बनाया गया है, ऐसा लगता है क्या आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा में तो हम लोगों ने यही सुना है कि नौजवान पर दांव खेला गया है, पहलवानों पर दांव खेला गया है और किसानों पर दांव लगा है। तो वहीं बीजेपी लगातार ये कह रही है कि उन्होंने खर्ची पर्ची का जो सिस्टम है वो बंद किया है। और कौन सा मुद्दा आ गया है? बिल्कुल ठीक आपने बोला। देखिए, मुद्दे जो थे वो 3 ही वाले बड़े मुद्दे थे, उनका नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। दूसरा देखिए, जैसे कि राहुल गांधी उन्होंने जैसे कि न्यूयॉर्क में जाकर के बोला कि जात पात की बात को लेकर के, या जैसे कि रेजोल्यूशन को लेकर बात करें,
तो विरोधाभासी देखिए चीजें रही थे। पहले भी जैसे एक तरह से उन्होंने बताया कि ठीक है ओबीसी की बात को लेकर था, लेकिन ओबीसी के बारे में जब बातचीत चली तो उसने बताया कि आपने अपने प्रदेशों में कितना ओबीसी को सपोर्ट कर रखा है। दूसरी बात जैसे आई तो उस टाइम पर उन्होंने जैसे कि न्यूयॉर्क में जाके बोला कि वहां पर कितने मतलब भारत में कितने जो सिख हैं किस तरीके से मतलब पगड़ी पहन सकते हैं या कड़ा पहन सकते हैं, उनको क्या दिक्कत होती है क्या होती है, जिसको लेके कहीं ना कहीं नैरेटिव जो था उनका एक तरह से मतलब है कि फ्लॉप हो गया। तो उस तरह की चीजें थी। और दूसरा देखिए जैसे कि जवान पहलवान किसान वाले जो नैरेटिव था वो भी उस तरीके से पूरे तरीके से, क्योंकि जैसे अभी जैसे आंकड़े जैसे हमारे सामने आ ही रहे थे और अभी जैसे रुझान भी स्पष्ट हो गए, जैसे 12 बज के तो अभी तक जो चीजें रहेंगी तो मुझे लगता है अब काफी हद तक धुन जो है छट चुकी है और काफी हद तक चीजें जो है आंकड़े और इसी को मजबूत कर रहे हैं। कुछ जैसे जगह पे जैसे कि बहुत कम मार्जिन वाली जो सीट्स हैं वहां पे कुछ बदलाव हो जाए अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कम अगर रहेगा भी तो देखिए हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बातचीत करें तो उसमें देखिए क्लियर है कि उसमें अगर ये कि 2-4-5 सीट्स का अगर फर्क भाजपा को अगर पड़ता भी है तो उसके देखिए निर्दलीय जो है वो तैयार है साथ साथ, क्योंकि सत्ता के साथ में सब जाना चाहते हैं। और उस तरीके से मतलब ठीक है अगर जैसे 40 से ऊपर अगर जैसे कि कांग्रेस अगर जाती है तो उसकी तरफ चले तो देखिए मेरी दोनों को ही शुभकामनाएं, पक्ष और प्रतिपक्ष जिसकी भी सरकार बने, लेकिन देखिए भूमिका दोनों की मजबूत है। कांग्रेस भी मजबूत हुई है और भाजपा भी मजबूत हुई है, दोनों के रहेगा। सत्ता किसकी आती क्या तो वो देखिए मतलब है कि भविष्य के घर में है। अभी 1-2 घंटे के अंदर सारी सबकी हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे के बाद में और दोनों पार्टीज की होनी है और क्लियर हो जाएगा कि कौन सत्ता मतलब कि क्लेम करने के लिए स्टेक अपना जो है वो फॉर्म करने के लिए और वो लगाता क्या करता है, तो वो सब चीजें हैं। लेकिन प्लेयर ये जैसे अहम मुद्दा देखे जैसे कि जो मुद्दे थे तो उन पे लेकर के कहीं ना कहीं उस तरीके से या तो जमीन पे अगर वो सचमुच में थे तो जमीन पे उतर नहीं पाए, और अगर उतर पाए तो उनका इतना असर नजर नहीं आया। क्योंकि देखिए विनेश फोगाट है तो विनेश फोगाट के सामने जो दूसरी पहलवान है वो भी देखिए पहलवान ही है, तो पहलवान वर्सेस पहलवान, अब उसमें किस तरीके से कहां पर कौन जीतती क्या आती है तो वो तो देखिए अलग चीज है, लेकिन दोनों ही अपने तरीके से मजबूत हैं कैंडिडेट। उसी तरीके जैसे कि और अन्य सीट्स को लेकर के बोले तो इसी तरीके से वो चीजें कि जैसे नैरेटिव जो है वो उस तरीके से वाकई में था, तो सरकार ने इसे अपने तरीके से स्पष्टीकरण दिया कि उसको बेस्ट से बेस्ट जो कोच है वो प्रोवाइड किए गए, बेस्ट से बेस्ट जो है उन्हें कोचिंग प्रोवाइड की गई, बेस्ट से बेस्ट जो है अपना ट्रीटमेंट जो है वो दिया गया। मतलब उसमें जैसे कि अगर वो जब उन्होंने जब वो 1-2 किलो का जो मतलब जो जैसे बातचीत थी उसको लेकर के या 100-200 ग्राम को लेकर बातचीत थी तो उसने काफी मतलब सारी रात भर मतलब जैसे पसीना बहाने के काम किया दिनेश फोगाट ने, लेकिन फिर भी कितने तरीके उनका दुर्भाग्य की बातचीत बोले, मेहनत उन्होंने मतलब कम नहीं की थी, उसमें कोई डाउट नहीं है, अपनी मेहनत बहुत ज्यादा की थी। उसके बाद में देखिए सरकार ने अच्छे से अच्छे वकील करके दिए, उसके बाद में और अन्य जो चीजें जो रही तो उसमें इस तरीके से तो तीनों मुद्दों पे कहीं ना कहीं जो चीजें थी वो उसका स्पष्टीकरण बाद में नहीं हो पाया, और वो सारे मुद्दे जो थे अगर इसी तरीके से रहती है और मतलब कि 47-48 के आसपास भाजपा उसको करके और सरकार अगर फॉर्म करती है तो मुद्दे कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं बन पाए, जो बनाने की कोशिश की वो भी चीजें नहीं बन पाई। और अगेन जिन चीजों को लेकर विनेश फोगाट एक तरह से एक चेहरा बनाया गया था, वो चेहरा बना करके एक तरह से एक मुद्दे को एक तरह से ज्वलन करके और उसको ऊपर उठाने का काम कांग्रेस नहीं किया, क्योंकि जगह से वापस आई भी थी ओलंपिक से तो उस टाइम लेने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जो है वो स्वयं गए थे, एयरपोर्ट पे गए थे, तो उस चीज को लेकर के और अन्य जो चीजें तो वो नैरेटिव कहीं ना कहीं उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। अब आगे क्या होता है वो सब चीजें अलग है, लेकिन फिलहाल के हिसाब से जो चीजें वही है कि अपने तरीके से आप दोनों का ही जैसे कि भाजपा और कांग्रेस जो एक सत्ता में बैठती है और जो प्रतिपक्ष में बैठती है, दोनों की जिम्मेदारी है कि जनता को ठीक से आगे लेकर के किस तरीके से लेकर के और प्रदेश हित में कार्य करे, जनहित में कार्य करे। और जनता देखिए जनार्दन होती है, जनता ही ईश्वर का रूप होती है, तो उन्होंने जो भी मैंडेट दिया है दोनों को उसको स्वीकार करना चाहिए अपने ठीक ठाक तरीके से, और मोहब्बत की दुकान का रसगुल्ला जो है वो खाएं या लड्डू खाएं या जलेबी खाएं, लेकिन जो भी खुशी खुशी अपने घर जाएं और अपने तरीके से जो भी जनता का काम हो सकता है वो करने का काम करें। मुझे लगता है इसमें किसी के लिए कोई मतलब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इस बीच माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, केंद्रीय मंत्री किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं, किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों अद्भुत और अभूतपूर्व कांग्रेस ने कभी नहीं किए। और हरियाणा में केंद्र की योजनाएं मोदी जी की और राज्य सरकार ने भी जो कल्याण के काम किए उसका असर साफ नजर आ रहा था और आज परिणामों में प्रकट हो रहा है। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। देश हरियाणा आज बीजेपी के मोदी जी के पीछे खड़ा है। सर बीते कुछ और लग रहा था कि देखिए अब तो कांग्रेस में जाएंगे, इतना सब कुछ हुआ। हम मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं किसानों के लिए वो ठोस काम है, वो हवाबाजी नहीं है, वो जुमले और घोषणाएं नहीं है। आपने देखा होगा हर कैबिनेट की बैठक में किसानों के कल्याण का एक काम हो जाता है,
तो किसान ये समझते हैं और जनता भी समझते हैं। वो एक जलेबी का मुद्दा खूब चला था सर, राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्री लगवाना चाह रहे थे, बीजेपी ने भी एक अच्छा मुद्दा बनाया था इसे वहाँ पे। अब जलेबी कौन खाएगा? ऐसा है कि राहुल जी कभी खेतों में जाके टीम ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते और कहते हैं कहाँ खड़े हूँ, कभी वो जलेबियाँ खाते हैं, लेकिन जनता सब देखती है काम कौन कर रहा है और नाटक कौन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जो परिणाम आ रहे हैं जम्मू रीजन में शानदार है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपेक्षित है। जो हम लोग सोच रहे थे उसी दिशा में परिणाम जम्मू रीजन के तो बहुत अच्छे आए। आश्वस्त नजर आए हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए देखिए बड़ी बात हो जाती है मनीषा की जलेबी कौन खाएगा। और देखिए क्योंकि आंकड़े में बड़ा उछाल भी है कि बीजेपी 50 हो गई है और कांग्रेस लुढ़क के 34 पर आ गई है, तो ये आंकड़े स्पष्ट स्थिति बयां कर रहे हैं हरियाणा में फिलहाल। तो वहीं जम्मू कश्मीर में देखिए 52 पर कांग्रेस और एनसी और बीजेपी 26 पर टिकी हुई है लगातार। तो ये स्थिति स्पष्ट करने वाली बात है कि आखिर क्या किस तरीके से ये जो रुझान है वो तस्वीर बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जनता के फैसले में सियासी मंगल फिलहाल अगर हरियाणा की बात की जाए तो बीजेपी का होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो जो रुझान है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी काफी ज्यादा पिछड़ती हुई। और एक बार फिर से दिनेश जी का ही रुख करना चाहेंगे। दिनेश जी, देखिए काफी देर से मुद्दों पर बातचीत चल रही है कि कौन कौन से मुद्दे किसके लिए काम कर गए, किसके लिए काम नहीं कर गए, लेकिन अगर देखिए जम्मू कश्मीर में कारणों की बात की जाए, कारणों के स्पष्टीकरण को लेकर देखा जाए तो बीजेपी की स्थिति को किस तरह से समझा जाए, क्योंकि देखिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं अध्यक्ष सुरेंद्र रैना, और उनका पिछड़ जाना किस तरह से बीजेपी को स्थिति को देखा जाए? बिल्कुल दिनेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी बात को अनम्यूट करके रखें। ठीक है दीदी, अब ठीक आ रही है? जी जी, अभी आ रही है। बिल्कुल अपनी बात को रखें सर। जी देखिए, मैं हरियाणा से मतलब कि इस परिवेश में थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मैं हरियाणा में एक सीट पे गया था और वहां पर कोई बातचीत चल रही थी, वहां पर सर ये पूछा कि मतलब मैंने कुछ लोगों से बातचीत उस टाइम जैसे की, तो उस टाइम पूछा कि इस कैंडिडेट को आप जिता रहे हैं तो इस कैंडिडेट में क्या विशेषता है, क्या चीज अच्छी है। तो उन्होंने बोला कि बेचारा बहुत सीधा लड़का है और इसका चाहे कुर्ता ही फाड़ लो, मतलब विद्रोही जी जो है उस बात को मानेगी कि मतलब हरियाणा में किस तरह क्या चीजें चलती है, तो बहुत सीधे लोग होते हैं, स्पष्ट बात से अपने काम करते हैं। उन्होंने बोला कि जैसे इसका कुछ भी चाहे कुर्ता इसका फाड़ लो तभी कुछ बोलता नहीं है, तो हम लोग इसको सीधा मान के कर रहे हैं, बाकी देखिए काम बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया है, तो वो चीजें होती है। तो उसी तरीके देखिए कहीं ना कहीं रविंद्र है ना, फायर ब्रांड है, अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मतलब वक्ता भी हैं और बहुत तरीके से बहुत जुझारू रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें अगर पिछड़े हैं कुछ अगर हो तो उसका देखिए बहुत सारे कारण होते हैं, कहाँ पर कौन सी चीज किसको कहाँ पर क्या लग जाए और क्या नहीं लग जाए, तो उससे देखिए किसी आदमी का अच्छे बुरे होने का नहीं होता। अब जैसे किसी तरीके से विनेश फोगाट अगर पिछड़ती हैं तो इसका मतलब ये जैसे नहीं होता चीजों को, तो मतलब जैसे कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ही सिर्फ अगर बातचीत करें तो मनीषा जी, उन्नति जी, मतलब मैं इसको ये चीज क्लियर बताना चाहूंगा कि वहां पर देखिए मुद्दे जो थे काफी बड़े थे और उसमें देखिए देश और मतलब जैसे कि प्रदेश दोनों को लेकर के ही मुद्दे वहां पर सम्मिलित तरीके से थे। लेकिन एक चीज बहुत बड़ी है कि जैसे वहां पर जैसे पिछली बार जो मतलब 2014 में जो चुनाव हुए थे उस टाइम पे बीजेपी की 25 सीट थी, इस बार अगर 25 से अगर एक सीट भी अगर ऊपर बढ़ती है, जैसे रुझानों में अब करीब 28 कभी 26-27 नजर आ रही है, तो एक सीट भी अगर बढ़ती है तो इसका मतलब ये मान के चले कि जनता ने उनको नकारा नहीं है, जनता ने देखिए ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, यही महत्वपूर्ण बात है। और हरियाणा की अगर बात करें तो पिछली बार किसी को भी बहुमत नहीं मिला था, इस बार अगर कोई भी पार्टी जादुई आंकड़े को खुद के बलबूते पर छू लेती है तो ये भी महत्वपूर्ण बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार ये मेगा कवरेज आगे भी जारी रहेंगे, पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। और देखिए रुझानों के अनुसार से अगर हरियाणा में बात की जाए तो बीजेपी ने बढ़त बना के रखी हुई है और कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े को बहुत ज्यादा पार कर चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी की स्थिति कुछ डामाडोल सी नजर आ रही है। फिलहाल अभी कुछ ही देर में तस्वीर क्लियर हो जाएगी, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।